अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ना जो इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और उसके साथ साथ आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की जो है अवेयरनेस हो। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर हम बात करेंगे नाजरीन, इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी होता है, और जहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात आ जाए तो इन सारी चीज़ों में जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे मेन इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी का, कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, कितनी मजबूत है। ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आज हम बात करेंगे अपनी इकोनॉमी को लेके। हम बात करेंगे, बजट आया है, बजट के ऊपर थोड़ा सा उनकी राय लेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर हम उनसे बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अली खजर साहब की, जो कि जो है हेड ऑफ रिसर्चर हैं बिजनेस रिकॉर्डर में। और जो है चलें जी, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब नादिया, थैंक यू जी। थैंक यू। बताइए जनाब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, आप भी मुझे ये बताइए कि आखिर जो है हमारी इकोनॉमी और कुछ। कितनी मजबूत है, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी खड़ी है कि इस वक्त हम अभी ये दूसरी जंग में जो है दाखिल हो चुके हैं। पहली जंग अभी हमने कुछ हफ्तों पहले गुजारी, उसमें भी हमारी मार्केट जो है उसने बहुत ज्यादा असर लिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी का मुंह बोलता सबूत होता है। उसने एक बहुत इम्पैक्ट लिया। प्लस अभी जो है अभी जो है ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई हैं, जो हमला हुआ है, तो उसमें ये पूरा खित्ता जो है मुतासिर होगा। लेकिन हमारी मार्केट कुछ ज्यादा हो गई। इंडिया की मार्केट भी हुई है, लेकिन हमारी आज जो है वो 1400 पॉइंट मार्केट जो है वो मुतासिर हुई है। हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं, आखिर क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, देखिए ये जो अभी ईरान में जो भी एपिसोड हुआ है उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं। तकरीबन 11% से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं। और पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट को बैरोमीटर कह रही हैं, बहरहाल ये स्टॉक मार्केट को तो पॉलिटिकली बहुत इन्वेस्टेड है ये गवर्नमेंट, और उसके ऊपर उसको लेके चल रही है। बट हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी भी इश्यूज काफ़ी एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे कि हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो 2.5 महीने से ऊपर के नहीं है। और एकदम ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, जब मार्केट में वैसे ही इस वक्त जो डॉलर शॉर्ट है और ऑयल की एलसीज वगैरह जो है वो बड़े हाई रेट पे रिटायर हो रही हैं, तो फिर उसमें तो बैंकों पे एडजस्ट करना ही है। क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट की वजह ही सिर्फ ये है कि ऑयल जो है वो ऊपर चला गया है। और ऑयल ऊपर जाने से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज आएंगे, फिर ऑयल ऊपर जाने से हमारी तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, उससे इन्फ्लेशन आएगी, सो एंड सो फोर्थ। तो वो उस वजह से हुआ है। बाकी जो जंग उधर चल रही है वो अगर ऑयल की चीज को ना छेड़ती तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट शायद उससे ही डिफरेंट होती। तो अक्सर मुझे ये बताएं कि चलें, ये वाली तो यहाँ पर हो गई बात, लेकिन अगर हम आगे हम फर्दर भी देखते हैं इस वक्त, अगर हम बजट को भी लेकर देखें थोड़ा सा, मैं चाहूंगी आप बजट के ऊपर भी आपका मैं कमेंट चाहूंगी कि इस वक्त जो बजट आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। और ये हमारी इकोनॉमी में जो ये किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। टैक्सेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हैं, कि एक जगह से कम किए, सैलरी क्लासेस से थोड़े से टैक्स हटाएं तो कहीं और पे बढ़ा दिए। तो ये मजमूई तौर पे जो ये बजट है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, ये एक कॉन्ट्रैक्शनरी बजट है, टाइट बजट है। हम्म। ठीक है जी। और ये बजट ऐसा ही है, इसको किसी और तरह से देखना नहीं चाहिए। इस बजट के अंदर जो पिछले बजट्स है उसकी कंटिन्यूशन है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जस्ट ये है कि फिजिकल डेफिसिट को कम करना है और कुछ लिप सर्विसिंग है। लिप सर्विसिंग है कि जी सैलरी का थोड़ा सा आपने टैक्स कम कर दिया, इतना टैक्स बढ़ाने के बाद उसको इतना सा कम करने से क्या होता है। थोड़ा सा 4 मिलियन 400 मिलियन रुपीज से नीचे वाले जो हैं उन कंपनीज उस पर सुपर टैक्स कम कर दिया। यही चीज है और कुछ भी नहीं है। बाकी उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, बड़े ख्याल रखा है कि बजट में कोई ऐसा मैयर ना आए जो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव हो। उन्होंने दीज कंपनीज जो करंट गवर्नमेंट जो है, इट लुक्स लाइक दे आर सो मच politically invested in the stock market। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट होगी उन लोगों की यकीनन, बट पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट उनकी डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में है। आप देखिए, उन्होंने बैंक डिपॉजिट के ऊपर जो है वो टैक्स रेट बता दिया, उसकी इनकम के ऊपर उन्होंने म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम की इनकम के ऊपर टैक्स रेट बता दिया।
बट उन्होंने म्यूचुअल फंड, इक्विटी और स्टॉक मार्केट के कैपिटल गेन डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। तो ये तो एक बड़ी चीज क्लियर नजर आती है। पेंशनर के ऊपर टैक्स लगा दिया। लोगों की जो वीपीएस, जो पेंशन आती है, जो सब रिटायरमेंट के बाद उससे मिलना है, उस पर टैक्स लगा दिया। कहते हैं जी ये कि ये हमने मुल्क के अंदर जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट और एक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम किया। दिस इज अ बीएस। क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के अगेंस्ट आपने बाकी चीजों पे टैक्स बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि आपको शॉर्ट टर्म में सर मार्केट अच्छी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अब वो इंटरनेशनल जो सिनारियो है वो तो एक अपनी जगह पे है, अदरवाइज तो मार्केट बजट मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बट इकोनॉमी के लिए तो इसमें कोई ऐसे मुझे कोई पॉजिटिव चीज नहीं नजर आई, कोई डायरेक्शन नहीं नजर आई। टैरिफ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह से टैरिफ को थोड़ा सा कम कर दिया, बहुत ज्यादा उस पर बहुत मेजर फर्क नहीं लाया। फिर कहीं से टैक्स कर किया तो दूसरी जगह पे लगा दिया। तो इस तरह करके वो चला रहे हैं कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले। मिनिमम वेज नहीं बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की वेज बढ़ा दी। और मतलब पार्लियामेंटेरियंस की दबा के वेजेस उनके वो मुराद बढ़ा दी है। तो मतलब ये चीज तो नजर आ रही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो सर ये जो जो गुजराओं की जो मराद बढ़ाई गई है, तो क्या हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा है मजबूत? मतलब हम हर जगह पे टैक्स ले रहे हैं, तो वो किस हैसियत से बढ़ाई गई है? इस बात पे मीडिया क्यों खामोश है? कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है? देखिए मुझे नहीं पता मीडिया खामोश है कि नहीं खामोश है, मैं टीवी उस तरह से नहीं देखता। तो बाकी ये बात आपको मैं ये बड़ी साफ कह दूं कि ये बढ़ाई गई हैं, इसका इम्पैक्ट बजट पे ओवरऑल नंबर्स पे तो नहीं आएगा। बजट आपका 17-18 ट्रिलियन का है, ये 1-2 अरब रुपए की चीज इतनी बड़ी नहीं होती इसमें। लेकिन ये सिंबॉलिक होता है कि नहीं कि आपने सैलरीड क्लास वालों की नहीं बढ़ाई, आपने सैलरीड के क्लास की जो इनकम टैक्स कम किया था उसकी कमी को कम करके आपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी। वो तो आपकी प्रायोरिटी नजर आती है ना कि आप कहाँ पे रिलीफ दे सकते थे, कहाँ पे नहीं दे सकते थे। ऑस्टेरिटी की एक है कि जब आपने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है हर तरह के टैक्सेस लगा के और इस इन्फ्लेशन से, तो उस पे आप पार्लियामेंटेरियन जो उसके इलेक्टेड भी नहीं है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि फॉर्म 47 से आए हैं, और वो सब एक उम्रा एक आए हैं, और वो इस तरह से आए हैं कि जी उन्होंने अपना अपनी वो पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं या क्या आए हैं, तो उनकी बढ़ाना तो कोई इतना अच्छा सिग्नल नहीं है इस तरह के हालात में। या तो चले जी बाकी सब आप फिजिकल स्पेस होती है आप कर देते, वो आपने एकदम कर दिया, तो ये बस ऐसे ही है, आपके सामने ही है। बिल्कुल सही कहा। सर अब जैसे कि बात करते हैं कि इस वक्त हम जो है गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा मुआहिदा हुआ है कतर से, और हमने जो अपनी लोकल गैस है वो 7% जो है वो हमने उसको रोका है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो मुआहिदे होते हैं ये मुआहिदे कौन करते हैं? ये जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो इतनी बड़ी जो हमने जो ये टीम बना के रखी हुई है जो है लोग, तो ये इन सब मुआहिदों को क्यों नहीं देखते हैं? और इसके साथ ही साथ इसी तरीके के मुआहिदे ये बिजली के उसमें भी हुए थे, लेकिन उसका कोई फायदा आवाम को नहीं पहुंचा, ना उनसे कोई बेनिफिट मिला। बस मुहाइदे होते हैं उधर, उनको ही फायदे होते हैं। तो ये इन मुहाइदों को करता कौन है, और इस पे नजरसानी क्यों नहीं होती, और इस पे कभी कोई बात भी नहीं होती, कोई बात भी नहीं करता इस पे? देखें इस वक्त आपके मुल्क के अंदर 10 कार्गो महीने के आते हैं एलएनजी के। ठीक है जी। उसमें से दो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं मेजर कतर के साथ, एक 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 हमारा ईएनआई के साथ है, एक कार्गो का। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2016 में हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2021 में हुआ था। और दोनों तकरीबन 2031 तक चल रहे हैं, और उनकी प्राइस रीओपनिंग है 2026 में। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने लेके उनको दिखा दिया है। अब हम तो इसमें फंस गए हैं, अनफॉर्चुनेट सी बात है। हम्म। और जो करके गए थे उस वक्त के लोगों से पूछे कि उन्होंने क्यों किया था। और अब इस वक्त जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो रोते फिरते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए, और पावर वाले जो है वो इस पे बोझ डालते रहते हैं। तो ये मौकरी हो रही है और अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, और क्या है। बिल्कुल सही बात है। अब से अभी जो है 18% टैक्स जो है, जो बिजली महंगी हुई, तो लोगों ने जो है सोलर पैनल्स की तरफ गए कि चलो वहां पे थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला। लेकिन ये रिलीफ भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि 18% वहां पे भी टैक्स लगा दिया। और ये कहा जाता है कि ये तो अमीरों की है। ठीक है, सही टैक्स लगा है, ये तो अमीर नहीं लोग मेरे ख्याल में की। सोलर पैनल के ऊपर तो सही बात है, टैक्स हो जाना चाहिए, एग्जम्पशन थी आपकी। अब जो सोलर पैनल 16 बहुत महंगा था, अब सोलर पैनल जो है उसकी प्राइस जो है आज से 5 साल पहले जो थी उसकी मेरे ख्याल है 1/10 रह गई होगी प्राइस।
तो वो जब इतना सस्ता हो गया तो उस पर टैक्स लगा देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अमीर गरीब दोनों इस्तेमाल करते हैं। अमीरों हम्म। के लिए नेट मीटरिंग है, उस नेट मीटरिंग को उन्होंने अभी तक नहीं चेंज किया। गरीब जो है वो सोलर जो लगाता है उसमें नेट मीटर नहीं करता। तो वो जो नेट मीटरिंग अमीरों के लिए उसको चेंज करें, जो अभी हाँ, तक नहीं कर पाए। सही, बिल्कुल। अगर यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो जल्दी से क्विकली अपने सवाल कर लें। और जैसे मैंने कहा था, स्टिक टू द टॉपिक, क्योंकि आज हम इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, बजट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जिसके कोई सवाल हैं तो जल्दी से आप लोग अपने सवाल कर लीजिए। और सर यहाँ पर जो है, जी मैं सवाल ले लेती हूँ, मोहम्मद इकराम साहब, उसके बाद मैं अपना सवाल करूंगी। जी मोहम्मद इकराम साहब, जल्दी से अपना सवाल मैंने करें। क्या जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, जल्दी से अपना सवाल करें सर। अच्छा सर, ये सजेस्ट कीजिएगा कि अब जो हम इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर हैं, उन्हें अब क्या पोजीशन रखनी चाहिए? मार्केट से अब एग्जिट ले लेना चाहिए या भी होल्ड करना चाहिए, या अगर कोई थोड़ी सी पैसों की फ्रेश एंट्री करना चाहे तो उसमें आपकी क्या रिकमेंडेशन है? थैंक यू। देखिए जी, जनरल बात यह है कि ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए तो अच्छा है, मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया। हम्म। अब ये जो जंग हुई है इससे तेल ऊपर गया है तो आपकी करेंसी पे जरा प्रेशर आएगा। अब मेरा ख्याल है कि पहले इंटरेस्ट रेट इन्होंने डिक्लाइन करना था, शायद अब ये मंडे को ना करे। तो मेरे ख्याल में देख कि अच्छे स्टॉक्स के अंदर जिनमें पोटेंशियल है, जो कि वो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, डिविडेंड भी अच्छे देते हैं, तो उनमें आप इन्वेस्ट रखें और अच्छी बात है। और साथ आप अगर कोई और अच्छा एवेन्यू नजर आता है तो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर ले। बट मेरे ख्याल में मार्केट जनरली अच्छी रहेगी अगला साल। सही, बहुत शुक्रिया राम साहब। अच्छा सर, सर्कुलर डेट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त सर्कुलर डेट का जो मसला है वो कब तक हल होगा। और दूसरा ये कि जो बैंकों से लोन लेने की बात हो रही है, तो उनको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वो हम कहाँ से देंगे, वो है तो इसका क्या, जी थोड़ा सा जी, इसके हवाले से सर्कुलर बताइए। डेट का एक पूरा प्लान है जो आईएमएफ के पिछले जो रिव्यू की रिपोर्ट आई थी, आप उसमें देखेंगे, उसमें भी नजर आ गया है। उसके लिए ये है कि बैंकों से लोन लेंगे, जो एग्जिस्टिंग लोन है उस लोन को रिप्लेस कर देंगे एट स्मॉल लिटिल लेस रेट, जो बैंकों से बात हुई है। और आहिस्ता आहिस्ता 6 साल के अंदर वो लोन खत्म हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल और उसका ये अमाउंट पे हो जाएगा। और उसको पे करने के लिए आपसे एक सरचार्ज लिया जाएगा। अब उस सरचार्ज पे एक कैप था, वो कैप हटा दिया गया है। इस वक्त 3 रुपए 23 पैसे आपसे सरचार्ज लिया जाता है, तो वही सरचार्ज जो है कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वही जो का पैसा है वो इस पे चला जाएगा। और वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन इसको करने के लिए आईएमएफ से तो मसला नहीं है। लेकिन इसमें एक था ये कि जिन कंपनीज के जिन आईपीपीज और जिनके ड्यूज हैं, उनके लेट पेमेंट सरचार्ज है, एलपीएस जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जी एलपीएस माफ कर दे, अभी तक इन कंपनियों ने वो एलपीएस माफ नहीं किया है। उनको उस एलपीएस का बड़ा फायदा होता है, उसकी उनकी फंडिंग होती है, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है। तो अनलेस एंड अनटिल ये एलपीएस नहीं बंद होता, खत्म होता, तो फिर ये इस फॉर्म में, जिस एग्जिस्टिंग फॉर्म में, ये सर्कुलेटेड प्रोटेक्शन प्लान नहीं चलेगा। या तो वो फिर रिवाइज होगा, या एलपीएस खत्म होगा, या फिर ये है कि ये शेल्फ हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसमें से क्या होता है। सही, बिल्कुल। जी फारूक साहब, अपना सवाल कीजिए जल्दी से। जी फारूक साहब, अपना जल्दी से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सॉरी, मेरा माइक एडजस्ट नहीं था। मेरा क्वेश्चन है जी कि ये जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त है, वुड इट इम्पैक्ट द ट्रांसपोर्टेशन? जी मैं समझा नहीं आपका या सवाल, ये क्या पूछ रहे चूंकि हैं भाई? ऐसा, जी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो ऑयल का कार्गोज है, ऑयल की शिपमेंट्स हैं, आर दे हम्म। लाइकली टू बी इम्पैक्टेड ड्यूरिंग conflict देखिए towards जी, I mean in the जी world? जी जी जी, देखिए जी, क्योंकि जंग। सॉरी, मैं जरा इसको सप्लीमेंट कर दूं अपना क्वेश्चन, जी जी, कि ये बोलिए। लिमिटेड अगर रहता है तो क्या ये इम्पैक्ट आ जाएगा खुदा ना खास्ता मार्केट्स के ऊपर? और अगर वो नहीं होता तो हाउ वुड द मार्केट रिस्पॉन्ड हियर इन पाकिस्तान फॉर इन्वेस्टर्स? देखिए जी, जो भी कार्गोज पे इम्पैक्ट आएगा दुनिया भर की, और जो ईरान की ऑयल की सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा, उसकी वजह से ऑयल की कीमतें ऊपर जाएंगी। और उन कीमतों ऊपर जाने का हमारे पे इम्पैक्ट आएगा। आप ये कह रहे हैं कि कहीं हमारे कार्गो ही ना पहुंचे, तो भाई वो तो अगर इतना मसला हो गया तो फिर तो बड़ी खतरनाक हालात हो जाएंगे। फिर तो एक प्रॉपर जंग शुरू हो जाएगी, उस जंग के अंदर और बहुत बड़े बड़े मसले आ जाएंगे। ये तो बहुत छोटा मसला होगा कि जी वो आपके के मिडल ईस्ट के अंदर एक पूरी जंग चल पड़ी है, अभी तो ईरान पे हमला हुआ है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत और मसले हो जाएंगे। तो वो शॉर्ट ऑफ दैट ये है कि जब तक ये जंग रहेगी, और ये कितना अरसा रहेगी इस पे कहना मुश्किल है, ऑयल की प्राइसेस थोड़ी ऊपर रहेगी। अगर ये जंग खत्म हो जाएगी तो ऑयल की प्राइस नीचे आ जाएगी।
और उसके साथ आपका ऑयल नीचे आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, वरना नहीं। और जाहिर है ये जंग कहीं पे पाकिस्तान में स्पिल ओवर भी कर सकती है, तो नेट नेट तो जंग नेगेटिव ही है हमारे लिए। सही, बहुत शुक्रिया फारूक साहब। थैंक यू जी। आफ्ताब साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी मैं सर से पूछना चाहूंगा कि जो बजट आया है उसमें रिफाइनरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट किया है कि नहीं। देखिए रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो तो साइन हो गई हुई है, लेकिन रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर एक सेल्स टैक्स का उनका इशू होता है जो इन्होंने सॉल्व नहीं किया, कि ये इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होती है कि वो रिफाइनरी जब बाजार से माल खरीदती है तो उनको सेल्स टैक्स लगता है। अब वो जब बायर जब वो आगे बेचती है तो वो सेल्स टैक्स पे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स जीरो किया हुआ है और पेट्रोलियम लेवी लगाया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सूबों से कोई शेयर ना करें इसको, तो उसकी वजह से वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, उनके रिफंड्स खड़े हो जाते हैं, उनके प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो नहीं होगा तो फिर वो, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो रिफाइनरीज प्रॉब्लम इन्वेस्ट नहीं करेंगी। तो आप इसके होने का इंतजार करें। सही, ठीक। बहुत शुक्रिया। मिस सादिया, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी, प्लीज कीजिए सरमत साहब। सर अभी आप ना करंट अकाउंट के हवाले से बता रहे थे कि ना अभी अभी मई तक तो करंट अकाउंट तकरीबन $2 अरब पॉजिटिव है। ठीक है, और जो ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करवा भी रहे हैं वो उससे अपने रिजर्व भी बिल्ड कर रहे हैं, तो रुपए के ऊपर किस तरह प्रेशर है। और सर ये आप पॉलिसी आप बेहतर नहीं समझते जो पिछली दोनों हुकूमतें थी, नून लीग की और इमरान खान साहब की, कि वो $19 अरब का डेफिसिट छोड़ के गए। तो ये कंसोलिडेशन फेज में अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करते हैं तो ये आप नहीं समझते कि ये बेहतर है और रुपए के ऊपर इससे प्रेशर कम ही रहेगा। और आप क्यों समझ रहे हैं कि रुपए देखिए पे प्रेशर है। देखिए देखिए मेरी बात सुनो, रुपया जो है वो असर ले चुका है। वो तकरीबन आपको याद होगा कि 100 रुपए पे था 2018 में, और 2022 में 150 रुपए पे था, और इस वक्त तकरीबन 282 रुपए पे है। ठीक है जी, तो वो काफी हद तक तो असर रह चुका है, तो अब रुपए पे इतना खौफनाक किस्म का असर तो किसी चीज का नहीं आ रहा, नंबर वन। दूसरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंसोलिडेशन की पॉलिसी, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है इसको अलावा। उसकी एक कॉस्ट है कि जी आपकी पावर्टी जो है वो 45% प्लस हो गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20-22% से ऊपर चली गई है, सो एंड सो फोर्थ। आपके आपके लोगों की परचेसिंग पावर एरोड हो गई है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सारी कॉस्ट है। बहरहाल वो पे एक कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है जो आपका ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो ये तो अब उस पर फैसला करना है कि अब ये इतनी बड़ी कॉस्ट हम दे रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, तो उसके बाद रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स अगर नहीं करेंगे तो अगला भी जो भी ग्रोथ स्पर्ट आएगा उसमें ये सब निकल जाएगा। तो ये एक इशू है। और करंट अकाउंट सरप्लस अभी तो रहेगा और अगले साल भी रहेगा, क्योंकि अगले साल ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इश्यूज और आते रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि रुपया ऑलरेडी थोड़ा मार्केट में प्रेशर में है। इस वक्त जो एलसीज रिटायर हो रही हैं वो 285 पे हो रही हैं, और जो डॉलर इनफ्लो आ रहा है वो 282 पे आ रहा है। और जो मार्केट के अंदर जो जो है एलसीज को नहीं खोलने को भी बैंक थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, तो ऑलरेडी मार्केट में प्रेशर है, इंपोर्ट बढ़ चुकी हैं और टाइट हुई है मार्केट। बट को बहुत मैसिव एडजस्टमेंट नहीं आएगी, और करंट अकाउंट को पॉजिटिव रखना इनके पास इसके अलावा चॉइस कोई नहीं है। तो दे सर विल यही कंटिन्यू, दे विल स्ट्रैंगुलेट इट, दे विल रिड्यूस द इंपोर्ट्स बाय हुक और क्रोक, और इस तरह ही चलाते रहेंगे, क्योंकि इनको अभी लोन्स और पे करने हैं और पॉलिसी इसके अलावा चॉइस नहीं है। और ये पॉलिसी ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी के साथ रिफॉर्म्स आने चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह आ नहीं रहे हैं, और उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। बट आई एग्री विद यू, ये पॉलिसी ठीक है, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। सर मैं यही यही एक क्वेश्चन है, मेरा करेक्टेड क्वेश्चन है कि यानी कि रुपया स्टेबल ही रहेगा जिस तरह अगले साल भी अगर नहीं, ये करंट रुपया अकाउंट। मैं कह रहा हूँ 282 रुपये पे चला गया है, थोड़ा बहुत आपका इसमें 5-7% का प्रेशर आ सकता है, और अभी तक तो रोके बैठे हुए हैं। और बट को बहुत बड़ा मेजर प्रेशर नहीं आएगा। थैंक यू और ये थैंक यू। रोक भी सकते हैं, कोई 5-7% का प्रेशर तो रोका जा सकता है। और तो सर रुपया मोर 300 से नीचे ही रहेगा, आपकी बात ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ले रहे हैं ये अभी सिर्फ रिजर्व बिल्ड करने के लिए ले रहे हैं ना, ये अपना जो इंटरनल जो है जो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस को तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बेसिकली ले रहे हैं, एक्सटर्नल लोन उतारने के लिए। ये रिजर्व बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत जो आता है, जाहिर है वो रिजर्व बिल्ड करता है, और रिजर्व नहीं होंगे तो मसला होगा। और इसीलिए मार्केट से भी खरीद रहे हैं ताकि रिजर्व बिल्ड हो सके, ठीक है क्योंकि रिजर्व बिल्ड होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। ठीक है थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। जी आफ्ताब साहब, आपका कोई सवाल है, जल्दी से अपना सवाल कर लें।
जी मैं सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इकोनॉमिकली एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस गवर्नमेंट है जिसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो प्रीवियस जितनी भी गवर्नमेंट गई है उस लिहाज से कंपैरेटिवली ये इकोनॉमिकली उनसे कितनी बेहतर है और आगे से इन फ्यूचर अच्छे की तवक्को है हमें इनसे। देखिए, हालात और वाकयात की वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। और अनसर्टनिटी की कॉस्ट हमने 2022-23 में बहुत ज्यादा पे की है। अब यह है कि एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप श्रीलंका को देख लें, उसमें 70% की इन्फ्लेशन चली गई थी, अब उसकी नेगेटिव इन्फ्लेशन है। हमारी तकरीबन 40% तक इन्फ्लेशन गई थी और अब हमारी को 3-4% पे खड़ी हुई है इन्फ्लेशन। तो श्रीलंका में तो कोई इतनी मेजर चेंजेस नहीं आई, तो वहां पे भी इकोनॉमी इसी तरह मूव की है जैसे यहाँ पे मूव की है। क्योंकि जब आप इतना मैसिव एक साइकिल चलाते हो तो उसके बाद चीजें तो बेहतर होती ही हैं। तो और यकीनन है ये हुकूमत ने थोड़ा बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया है और को पॉपुलर डिसीजन इतने नहीं लिए हैं, लेकिन अभी भी जो है थोड़ा वो उन पे प्रेशर आया हुआ है पॉपुलर डिसीजन लेने का। और करेंसी को वो थोड़ा सा वो और मार्केट को थोड़ा टाइट करके रखे हुए हैं। बट ओवरऑल जो मेरे ख्याल में केयर टेकर की परफॉर्मेंस शायद इस हुकूमत से ज्यादा बेहतर थी। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो वो मुझे ज्यादा बेहतर लगी थी, क्योंकि वो ये थी। बाकी ये है कि ये गवर्नमेंट चूंकि पीछे चलाने वाले जो लोग हैं वो इनको पॉपुलर डिसीजन नहीं लेने दे रहे, इस वजह से ठीक है। तो आपका कहने का मकसद है कि पॉलिटिकल लोग जो फैसले कर रहे होते हैं वो ठीक नहीं होते अक्सर। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और आजकल वो पॉलिटिकल लोगों को फैसला करने का मौका नहीं है, तो उस वजह से चीजें बेहतर हो रही हैं। बट ये बट इसकी जहाँ पे थोड़ी मुश्किल होंगी चीजें, इस हुकूमत के लिए बड़ा मसला आएगा। जहाँ पे थोड़ी इन्फ्लेशन वापस आएगी, इस हुकूमत के लिए बड़ा मसला आएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि ये इलेक्टेड जो है फॉर्म 47 पे है और एक्चुअली लोगों ने वोट किसी को दिया। अगर ये बात सच है तो जैसे ही थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये हुकूमत बहुत प्रेशर में आ जाए। बस ये रिस्क कैरी कर रही है ये, और इसकी वजह से ऑन द टोज है और बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो इन अ वे ये इक्विलिब्रियम चल रहा है। आप साहब जिस तरह आप कह रहे हैं चीजें ठीक ही चल रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। अच्छा सर, आप जरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा बताएं कि इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या गाड़ियां कभी हम है कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है, जैसे उसके जो है प्रॉपर्टी उसकी इस्तेताद से बाहर जा चुकी है, क्या गाड़ियां भी अब वो नहीं इस्तेमाल कर सकेगा? इम्पोर्टेड हो, लोकल लोकल तो खैर वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूंगी आपका कमेंट के बताएं कि क्या देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को। जी, लोकल में जो सबसे छोटी गाड़ी है मेरे ख्याल है 800 सीसी से छोटी जो भी है, ऑल्टो वगैरह, उस पे जो है वो टैक्स जो था गालिबन वो जीएसटी 12.5% था या 12%। उसको अब बढ़ा के 18% पे कर दिया, तो 1 लाख 1.5 लाख की वो गाड़ी महंगी हो जाएगी। उसके अलावा इन्होंने अभी रेगुलेटरी ड्यूटी जो है गाड़ियों पे कमी की है। जो नई गाड़ियों पे 90 और सेकंड पे 70% तक की पीक थी, उसको ये मेरे ख्याल है 40% पे ले आए हैं। तो हम्म। इससे जो बड़ी गाड़ियां लैंड क्रूजर वगैरह है वो कोई 40-50% ड्यूटी कम करने से उनकी कीमतें इतनी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो लेकिन दूसरा ये आम आदमी के अफोर्ड में तो छोटी गाड़ी थी वो तो महंगी हुई, और बड़ी गाड़ी तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो सस्ती होगी। दूसरा ये अभी यूज्ड कार खोलने जा रहे हैं जो भी बजट के अंदर नहीं चीज है, जो बजट के बाद जिस पे बात होगी कि इसको 3 साल से 5 साल पे करेंगे और वो गिफ्ट स्कीम वगैरह से खत्म करके एनी वन कैन डू दैट। तो वो एक चीज हो गई, तो फिर उससे बहुत सारी गाड़ियां आ जाएंगी और वो आम आदमी की कंट्रोल में आ सकेंगी, अफोर्डेबिलिटी भी हो सकेगी। बट उससे प्रॉब्लम ये होगा कि क्या रोड वर्दीनेस है, कितनी एक्सीडेंटल कार्स हैं, कितनी उनकी वो कंप्लाइंस पे सेट होती हैं, वो किस फ्यूल की यूज की हैं, वो किस तरह की कंडीशन पे हैं। तो उनकी पाकिस्तान की रोड के साथ, पाकिस्तान के फ्यूल के साथ कंपैटिबिलिटी क्या है, उनकी कंडीशन क्या है जिस पे इंपोर्ट हो रहे हैं, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। बट जब वो खुल जाएगी और वो गाड़ियां आने दे देगी तो यकीनन गाड़ियां जो है आपको लोकल से सस्ती मिल जाएंगी। बट उस तरह से अभी भी आपको सेकंड कार गाड़ियां लोकल में भी मिलती हैं जो सस्ती होती हैं। वो तो डिपेंड करता है, मार्केट में अवेलेबिलिटी है बढ़ जाएगी और थोड़ा कम आएगा, लेकिन उसके नुकसानात भी होंगे। तो ये चीज है कि वो जब खुलेगी यूज कार कैसे पॉलिसी आएगी क्या आएगी,
उसके बाद इस पर कमेंट किया जा सकता है। बजट के अंदर जो स्टेप किया गया है उसमें तो गाड़ियां सिर्फ महंगी हुई हैं, छोटी और बड़ी इंपोर्टेड सस्ती हुई है। सही, बिल्कुल। और सर डॉलर को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी आप आगे आने वाले वक्त में क्या ये 350, 320, 330 तक ये डॉलर चला जाएगा? किस तरह से देख रहे हैं आने वाले टाइम पे डॉलर का? और लास्ट मेरा सवाल यही कि इस वक्त जो है इस जंग की क्या कैफियत देखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी टेबल टॉक करने की बात की है और ईरान ने इस चीज को रिफ्यूज किया है। तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्या प्रोडिक्शन है आपकी? जरा दोनों पे मैं चाहूंगी आपका कमेंट। देखिए, डॉलर की बात तो मैंने आपसे पहले कर दी हुई है कि थोड़ा मार्केट में प्रेशर है, और सही, बट बहुत मेजर प्रेशर नहीं है, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है। लार्जली स्पीकिंग मुझे 300 से नीचे ही नजर आता है। सही। और वो जो ईरान की है कि ईरान कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, बट मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा नहीं करेगा, और थोड़ी देर बाद ये चीजें ठीक हो जाएंगी, थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, और जंग जो है ये कोई लंबी नहीं चलेगी। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर अली, और जो है आपके टाइम का, और आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ जो है शेयर की। और हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।